आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस के एमसीक्यूज क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो हम शुरू करते हैं हमारे ये क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस की जो आंसर्स हैं उन्हें मैं आपको एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी ताकि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और साथ में चैप्टर की रिवीजन भी हो जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे सामने है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, इसको हम गलत नहीं बता सकते। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्लांट्स जो हैं या ऑटोट्रॉफ जो हैं वो अपना कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं और एनिमल्स वो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड स्टेटमेंट, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सनलाइट लिखा है। दिस इज द करेक्ट इनकरेक्ट थिंग, क्योंकि जो भी कन्वर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोनेंट्स थे उसमें हमने देखा है सनलाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फोर्थ और देख लेते हैं, दे कंसिडर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। हमने अवर एनवायरमेंट चैप्टर देखा है, हमने फूड चेन देखी है, तो हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं या ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं उन्हें वो हमेशा फूड चेन के अंदर अपना फर्स्ट लेवल ही एक्वायर करते हैं, उनका फर्स्ट लेवल ही होता है। सो ये हुई फर्स्ट क्वेश्चन की बात। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। In which of the following group of organisms food material is broken down outside the body and absorbed? हमें इन ऑप्शंस में से ये बताना है कि किस ऑर्गेनिज्म में फूड का जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है और फिर उस ब्रेक डाउन किए हुए फूड को अब्जॉर्ब किया जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा। ये नहीं करते। हमने अमीबा में भी देखा है कि सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं, फूड वैक्यूल बनती है, फूड अंदर जाता है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, these are the mushrooms. Yeast is the mushroom और फंजाई मशरूम और सॉरी ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड्स, ये तीनों ही जो है वो फंगाई हैं या फंजाई हैं। तो दीज आर द फंगस एंड द फंगस आर द ऑर्गेनिजम्स दे ब्रोकन डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी। ये फूड को बॉडी के बाहर ब्रेकन डाउन करती है और उसके बाद इसका अब्जॉर्प्शन करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। पैरामीशियम, अमीबा इन कस्कुटर नहीं हो सकता। कस्कुटर, लाइसन, टेपवर्म ये भी नहीं हो सकते बिकॉज दीज आर द एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म जिन सब में फूड का जो ब्रेकडाउन है वो बॉडी के अंदर ही हो रहा है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कुछ रॉन्ग है और एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे भी देखते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। नो, इट्स रॉन्ग, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ओनली द ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म दे यूटिलाइज द सोलर एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो हेटेरोट्रॉफ्स तो जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं करते तो सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट की कोई बात ही नहीं है। हेटेरोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉफ्स अपना फूड भी सिंथेसाइज नहीं करते क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrate. It's also incorrect. ये भी incorrect है. This is also related with photosynthesis. So the correct answer is option A. ऑप्शन ए जो है वो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के लिए करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। एंड आई एम श्योर अब आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाली। यू विल कमेंट मी इन द चैट बॉक्स। मुझे कमेंट करके चैट बॉक्स में आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, करेक्ट सीक्वेंस लिख के बताएंगे, नॉट इन द ऑप्शंस। आप ऑप्शंस की फॉर्म में नहीं, करेक्ट सीक्वेंस लिख के बताएंगे। ओके तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, सिर्फ करेक्ट सीक्वेंस है जो आपको बताना है। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन।
If salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? अगर हमारा salivary amylase नहीं होगा हमारे सलाइवा के अंदर तो कौन सी एक्टिविटी है या कौन सा इवेंट है जो अफेक्ट हो जाएगा, जो नहीं हो पाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, प्रोटीन्स ब्रेकन डाउन इनटू द अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड्स में होना। क्या ये इवेंट होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से या हमारे माउथ के अंदर? नहीं, ये तो होता ही नहीं है। प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो शुरू होता है हमारे स्टमक के अंदर, जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, वो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो ये इवेंट तो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होने वाली। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द शुगर, this is the correct answer. We know that salivary amylase is the enzyme which is present into the saliva, and this enzyme is responsible for break down the starch into the sugar. starch को sugar में break down करने के लिए responsible enzyme है। फैट का डाइजेशन भी नहीं होता तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स भी नहीं होता तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन बी, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द शुगर। ये इवेंट नहीं हो पाएगा अगर सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में प्रेजेंट नहीं हुआ तो। Now, sixth question, the inner lining of the stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. Choose the correct option. ये सब चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, substances, they all are secreted by gastric juice like pepsin, mucus. Okay, ये दो हैं, बाकी दो नहीं है, sorry. salivary amylase नहीं होता और bile भी नहीं होता. बट यहाँ पे पूछा है कि ऐसी इनमें से कौन सी चीज है, कौन सा यहाँ पे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी चीज जो है रिस्पॉन्सिबल है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से? So, the correct answer is mucus. We know in the stomach the gastric juice is secreted और gastric juice के 3 component होते हैं, HCl, pepsin enzyme, and this pepsin enzyme is present in the form of pepsinogen जो कि इसकी inactive form होती है, and the third thing is the mucus. These 3 things are present into the gastric juice. इसमें से HCl जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट है। एंड द पेप्सिन एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन। द म्यूकस, this is the substance which is responsible for protection of the inner lining of stomach. So inner lining को protect करने का काम कौन कर रहा है? mucus. So correct answer होगा mucus. Now let's come on to the next question. Next question जो है हमारा वो है which part of alimentary canal receives bile from the liver? एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में लीवर से बाइल जूस आता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको आई थिंक पता होना चाहिए। आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हेन द फूड रीच इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तब लीवर से सिक्रेट हुआ बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर था वो सिक्रेट होगा, और साथ ही पेनक्रियाटिक जूस, सो पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, ये दोनों ही जूस सिक्रेट होके आते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टू डू द फर्दर डाइजेशन। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज एंजाइम जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन करते हैं, जबकि जो बाइल जूस है ये काम करता है, एक फर्स्ट फंक्शन है इसका फूड के एनवायरनमेंट को अल्कलाइन या बेसिक बनाना, और सेकंड फंक्शन है फूड में जो फैट प्रेजेंट है, जो फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका एमल्सिफिकेशन करना ताकि लाइपेज एंजाइम आसानी से फैट का डाइजेशन कर सके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। Now let's come on to the next question. A few drops of iodine solution were added to the rice water. The solution turned blue-black in color. This indicate the rice water contain. हमें पता है कि iodine solution जो होता है वो starch की presence show करता है, तो अगर blue-black color आ रहा है means it's the starch. Starch is present into the rice. Next question है which part of the alimentary canal In which part of the alimentary canal food is finally digested? Alimentary canal के कौन से पार्ट में जो फूड है वो completely digest हो जाता है? So answer is small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस तीनों मिलके फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर उसका अब्जॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन भी कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। Now let's move on the next question. Choose the function of pancreatic juice from the following. पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या है? अभी मैंने ऊपर भी पेनक्रियाटिक जूस का बताया। पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से चीज़ें प्रेजेंट है? इट कंटेन ट्रिप्सिन एंजाइम, अमाइलेज एंड लाइपेज, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें कौन सा मिलने वाला है।
ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। नो, इट्स रॉन्ग, क्योंकि लाइपेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं करता, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट एंड द लाइपेज प्रोटीन। इट्स ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, फैट का नहीं करता, और लाइपेज प्रोटीन का नहीं करता, वो एमल्सिफाइड फैट का करता है। ये इसका फंक्शन था और ये इसका फंक्शन था, यहाँ पे चेंज किया हुआ है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट। नो, इट्स ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, लाइपेज फैट का करेगा। फोर्थ ऑप्शन इज ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज एमल्सिफाइड फैट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और लाइपेज एमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। When air is blown from the mouth into the test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of, we know the answer is कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है जो लाइम वाटर को मिल्की अपीयरेंस देती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट इज। ईस्ट जो कि हमें पता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट्स अ यूनिसेलुलर फंगस। सो इसके अंदर जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ होगा वो होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सो पहले हमें जानते हैं कि ग्लूकोज जो भी हमारे फूड में प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म में पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये पाइरुवेट फिर आगे जाके कन्वर्ट होगा अल्कोहल के अंदर। यहाँ पे हम जानते हैं जब यहाँ ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो यहाँ पे पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं जाएगा, इट रिमेन इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में रहते ही यह इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज द ऑप्शन डी। बाकी के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये ईस्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन दिया हुआ है इन दो ऑप्शंस में, दीज आर ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होता ईस्ट में। ईस्ट में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ 13 क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में, पाइरुवेट में, देन साइटोप्लाज्म। नो, ये इट्स नॉट पॉसिबल। सबसे पहले जब ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है वो काम होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करता है पाइरुवेट एंड देन इट्स प्रोड्यूस CO2 H2O एंड एनर्जी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें कौन सा दिखाई दे रहा है जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यहाँ पे एनर्जी पहले ही दिखा रखी है जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे दिखा रखा है कि साइटोप्लाज्म में बाद वाला डिवीजन हो रहा है और पहले ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये सीक्वेंस गलत हो गया। पहले साइटोप्लाज्म में होगा ग्लूकोज का पाइरुवेट में कन्वर्जन, फिर पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके CO2 और H2O और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। हमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड ट्रू और करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव्स इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। यहाँ पे बात हो रही है इनहेलेशन की। इनहेलेशन वो इवेंट होता है जब हम एयर को अंदर इनटेक करते हैं, बट यहाँ पे है कि रिप्स जो है वो मूव कर रही है इनवर्ड। अगर रिप्स अंदर की तरफ मूव करेगी और डायफ्राम ऊपर की तरफ रेज होगा तो उस केस में वॉल्यूम जो होगा थोरेसिक कैविटी का वो डिक्रीज हो जाएगा और इनहेलेशन नहीं हो सकता। ये जो इवेंट्स है ये होती हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। नेक्स्ट, इन द एल्वियोलाई the exchange of gases take place. Oxygen from alveoli air diffuse into the blood and carbon dioxide from the blood into alveolar air. This is the correct option. हमें पता है gases exchange, जब alveoli में air पहुंच गई है वहां से gases जो हैं वो पहुंचेंगे हमारे blood के अंदर डिफ्यूज होके, और blood में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहुंच जाएगी alveolar air में ताकि उसे बाहर एक्सेल किया जा सके। थर्ड, hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. It is also not correct option, क्योंकि यहाँ पे इतनी एफिनिटी हम ये नहीं बोल सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन की। एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्वियोलाई जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है
हमें पता है एल्वियोलाई की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की होती है, बलून शेप स्ट्रक्चर होती है। ये डायरेक्ट सर्किल जैसा ना होके कॉन्वोलेटेड है, फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है गैसेस एक्सचेंज का। यहाँ से आसानी से O2 जो है वो ब्लड में जा सकती है और ब्लड से CO2 जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड से एल्वियोलाइज के अंदर आ सकती है। So this is also correct statement. So option number 2 and option number 4 both are correct. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन D. Now 15 question which is the correct sequence for air passes during inhalation. Inhalation के टाइम पे एयर का passes का करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पे हमें पता है कि सबसे पहले एयर जो है वो नॉस्ट्रिल्स में एंटर करती है, तो नॉस्ट्रिल फर्स्ट ऑप्शन में है और लास्ट में है, तो ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन तो हमारे पहले ही गलत हो गए हैं। नॉस्ट्रिल से एयर मूव करेगी फैरिंग्स एंड देन लैरिंग्स देन ट्रेकिया एंड एल्वियोलाई, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है लैरिंग्स एंड देन फैरिंग्स, इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। पहले आ रही है हमारे फैरिंग्स के अंदर, फिर आ रही है लैरिंग्स के अंदर, देन ट्रेकिया एंड एल्वियोलाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Now number 17 है which of the following statement is or are true about heart. हार्ट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमें ये पता करना है। फर्स्ट ऑप्शन, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यहीं पे गलत हो गया। लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट से रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी लेफ्ट एट्रियम। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली फ्रॉम द लंग्स, जो लंग्स से आ रहा है वो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम के अंदर। सो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे ही रॉन्ग हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पंप करता है, ये ट्रू है। वाइल राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, इट्स ऑल्सो ट्रू। राइट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को ब्लड ट्रांसफर करेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी गलत है। फोर्थ, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट एट्रियम डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे दो स्टेटमेंट जो हमें करेक्ट मिले हैं वो ऑप्शन 2 एंड 4, तो ऑप्शन 2 एंड 4 जो भी है वो है हमारा सी ऑप्शन। So C will be the correct answer. Now let's move on to the next question. What prevents the backflow of the blood inside the heart during the contraction? हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे बैकफ्लो को कौन प्रिवेंट करता है? तो ये बात बहुत बार हमने डिस्कस की हुई है। इसका रीजन है वॉल्स इन द हार्ट। हार्ट के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। हार्ट के अंदर लेफ्ट साइड में अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखें, हार्ट की जो लेफ्ट पार्ट होता है हार्ट का, ये वाला यहाँ पे लेफ्ट पार्ट है, दिस इज द राइट पार्ट, यहाँ पे एट्रियम है, यहाँ पे हमारे वेंट्रिकल्स हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्स प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड पे हमारा बाइकस्पिड वॉल है, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वॉल है। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, इन सब में भी सेमिलूनर वॉल्स हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से बैकफ्लो प्रिवेंट होता है। सो आंसर होगा वॉल्स इन द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सर्कुलेशन blood flows through the heart only once during one cycle or passes through the body is exhibited by। यहाँ पे पूछा कि सिंगल सर्कुलेशन जो ब्लड है जिसमें सिर्फ एक ही बार हार्ट से ब्लड फ्लो हो रहा है, वो किस में मिलता है सिंगल सर्कुलेशन? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो मिलेगा, क्योंकि हमें पता है सिंगल सर्कुलेशन जो होता है वो फिशेस के अंदर होता है। पाइसिस जो फाइलम है, क्लास है सॉरी, उसी के अंदर होता है, सिर्फ फिशेस के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो भी हमें फिशेस से रिलेटेड कैटेगरी मिलेगी वहीं पे हमें सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हिपोकैम्पस, एक्सोकॉइटस एंड एनाबस, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। Question number 20, in which of the following vertebrate groups or groups heart does not pump oxygenated blood to the different parts of the body? इनमें से किस ग्रुप में ऐसा है कि ब्लड जो है, हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर नहीं कर रहा बॉडी पार्ट्स को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है? तो ये कहाँ होता है? ये भी सिर्फ किस में मिलता है? फिशेस के अंदर, पाइसिस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन है और सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा गिल्स के पास और गिल्स में ही जाके गैसेस एक्सचेंज होगा, CO2 बाहर रिलीज कर दी जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी एंड ब्लड विल बिकम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पूरी बॉडी के अंदर और पूरी बॉडी से फिर जाएगा हार्ट के पास। सो हार्ट से कहाँ आ रहा है? बॉडी के हार्ट से ब्लड कहाँ आ रहा है?
हार्ट को जो ब्लड मिल रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है और वहाँ से फिर वो गिल्स के पास जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द आर्टरीज. आर्टरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को इनमें से कौन डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से, हमें वो ढूंढना है स्टेटमेंट. दे लैक थिन इलास्टिक वॉल्स. इनमें थिक इलास्टिक वॉल नहीं होती, ये यहीं पे रॉन्ग हो गया. आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, थिन नहीं होती. सो यहाँ पे सॉरी लैक नहीं लिखा. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, दैट्स ट्रू. ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. नहीं, ये डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट नहीं करती और हार्ट को वापस नहीं लाती, हार्ट से लेके जाती है आर्टरीज. तो दे हैव थिन वॉल्स, थिन वॉल्स नहीं होते. विद वॉल्स इनसाइड नहीं, ये यहीं पे रॉन्ग हो गया. ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये वेन्स में होती है. वेन्स की वॉल्स जो है वो थिन है और उसमें वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लो अंडर द लो प्रेशर, कैरी ब्लड, ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर नहीं होगा. आर्टरीज में जो प्रेशर होता है ब्लड का वो हाई होता है क्योंकि हार्ट से ब्लड आ रहा है और हार्ट प्रेशर के साथ ही ब्लड को इंसर्ट करवाएगा. लास्ट ऑप्शन है दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, विदाउट वॉल इनसाइड, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. आर्टरीज की वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22. द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड. अब किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है ये मैं नहीं बताने वाली. ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देंगे. अब जब भी कमेंट करें राइट योर नेम एंड क्लास ऑल्सो. अपने नेम और क्लास के साथ आंसर लिख के मुझे भेजिए ताकि मुझे पता चल जाए आपको कितना ये कंसेप्ट क्लियर हुए हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के. सो 22 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए ही छोड़ा है. 23. ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन का सोर्स होता है हमारा वाटर से आ रही है. ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन. जो टिश्यू से ब्लड निकलता है उसमें क्या ज्यादा होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? Organism grow with time. Organism must repair and maintain their structure. Movement of molecules does not take place among cells. Energy is essential for life process. इसमें ये कहा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो सभी के सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं सिवाय एक के कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स. सेल के बीच में मूवमेंट्स की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, मूवमेंट्स होती है. 26 क्वेश्चन. द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉफ इन दी. ऑटोट्रॉफ जो होते हैं उनमें एनर्जी जो स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया. आंसर है स्टार्च. यहाँ पे ऑटोट्रॉफ की बात है इसलिए हमने स्टार्च बोला. अगर यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ्स होते या फिर एनिमल्स होते, ह्यूमन बीइंग का होता है तो आंसर होता ग्लाइकोजन. 27 पे हम आ रहे हैं. 27 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज समरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को आप कौन से इक्वेशन से यहाँ पे समराइज कर सकते हैं? तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे बनते हैं 6 यूज होते हैं CO2, 6 मॉलिक्यूल CO2, 12 H2O. तो ऊपर वाले दो ऑप्शंस जो हैं हम पहले एलिमिनेट करके देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट नहीं है. यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, दैट्स कूल. ओके, यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं दिखाई तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं दिखाया तो ये भी सही नहीं है. क्लोरोफिल और सनलाइट यहाँ पे है. एंड यहाँ पे देख सकते हैं हम कि CO2 लिबरेट होती हुई दिखाई दे रही है बट ये रॉन्ग है. एंड प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल. तो करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है. यहाँ पे प्लस में करके क्लोरोफिल और सनलाइट दिखाया हुआ है. दीज आर द रिक्वायर्ड मटेरियल. इनकी जरूरत होती है, इनकी प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है तो इसे यहाँ पे इक्वेशन में ही शो कर दिया गया है. 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें. चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में इनमें से क्या नहीं होता हमें ये पता करना है. अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल ये तो होता है. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट ये होता है. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड नो ये नहीं होता. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी ये भी होता है. लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तभी तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन द. किस चीज़ के पे डिपेंड होता है? दैट इज वाटर इन द गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स में वाटर की प्रेजेंस जो है वो कंट्रोल करती है. जब गार्ड सेल्स में वाटर प्रेजेंट होता है वो एपिडर्मल सेल से वाटर को ऑब्जॉर्व करेंगे और गार्ड सेल जो किडनी बीन शेप सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स ये हो जाएंगी
स्वेलन हो जाएगी, फूल जाएंगी जब इनमें वाटर प्रेजेंट होगा, और उस टाइम पे जो स्टोमेटास होंगे वो ओपन हो जाएंगे। बट जब ये रिलीज करेंगी वाटर तब इनकी स्ट्रक्चर फ्लेसिड हो जाएगी एंड स्टोमेटास विल गेट क्लोज्ड। सो ऑप्शन इज द सी। वाटर जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, यही चीज कंट्रोल करेगी स्टोमेटास की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फॉर्म इन विच द प्लांट मोस्ट प्लांट अब्जॉर्व नाइट्रोजन। प्लांट्स किस फॉर्म में नाइट्रोजन को अब्जॉर्व करते हैं, हमें वो चूज करना है। हमें मालूम है कि प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब्जॉर्व नहीं कर सकते, प्लांट्स जो है यूरिया को अब्जॉर्व नहीं कर सकते, प्लांट प्रोटीन्स को अब्जॉर्व नहीं कर सकते। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में अब्जॉर्प्शन हो सकता है, बट इस तरीके का ऑप्शन कोई यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वैसे नन ऑफ दीज का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ मिक्स होने वाला फर्स्ट एंजाइम कौन सा है? दैट वी नो द फर्स्ट एंजाइम इज द अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा के अंदर, वो ओरल कैविटी में ही फूड के साथ मिक्स हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है अमाइलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इज और आर करेक्ट, यहाँ पे हमें ढूंढना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। इट्स ट्रू, ये तो होता है। इस तरीके की फर्मेंटेशन को हम बोल रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन होता है? नो, ये नहीं होता। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? नहीं, ये भी नहीं होता, क्योंकि फर्मेंटेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। फर्मेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन जो है वो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही है। हमारे पास दो ऑप्शन सही है, कौन कौन से? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? दैट सी ऑप्शन। सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू द क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर, दिस इज रिजल्ट ऑफ द ड्यू टू। जो क्रिकेटर्स की मसल्स में क्रैम्प आते हैं उसका रीजन क्या होता है? दैट इज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट एसिड टू द लैक्टिक एसिड। पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन जो होता है वो मसल्स क्रैम्प का मेन रीजन होता है। ये हमें पता है। ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन, जब पायरुवेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो सकता CO2 और H2O के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। इस तरीके की फर्मेंटेशन को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में यूरिन का करेक्ट पाथ क्या है? कहाँ से मूव करता हुआ यूरिन जो आएगा बाहर, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले हम कह सकते हैं किडनी, किडनी से जाएगा यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास होती हैं 2 किडनीज। किडनी से निकलते हैं यूरेटर, लेफ्ट किडनी से निकलेगा, राइट किडनी से निकलेगा, दोनों किडनी से यूरेटर्स आ रहे हैं, और ये यूरेटर्स ओपन होते हैं एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर पास आउट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Now let's come on to the last question. Last question है, during the deficiency of oxygen in tissues of human being, pyruvic acid is converted into the lactic acid in the। ये जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये बात हमने अभी ऊपर भी पढ़ी है, क्योंकि लैक्टिक एसिड यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, ये साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है। तो यहाँ पे हमने सारे MCQs क्वेश्चन कर लिए हैं। 2 क्वेश्चंस के आंसर जो आप लोगों के लिए मैंने छोड़े हैं, आई होप यू विल गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स with your name and class, and the next video we will discuss about the another questions which are the short answer questions. So keep watching, keep studying and keep learning. Thank you.